आपके सामने 20 लाख से भी ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं। कुछ इतने ज़्यादा छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, एंड कुछ इतने बड़े हैं कि जैसे कि व्हेल फिश है, और कुछ पौधे हैं, एंड कुछ जानदार हैं, कुछ फंजाई से हैं, एंड कुछ बैक्टीरिया हैं। अब आप ये बताएं कि आप इनमें से कैसे जान सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड उसको किसके अंदर शामिल किया जाए। एंड बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर आप एक लाइब्रेरी में 20 लाख से ज़्यादा आपने किताबें रख दी हैं, और वो बेतरतीबी से रैंडमली कोई उधर बुक पढ़ी है, कोई उधर पढ़ी है, कोई भी लेबल नहीं किया गया है, एंड कोई भी सेक्शन नहीं बनाया गया, तो क्या आप लोग कभी किसी एक, अगर आप खास बुक को ढूंढ सकें या आपने कोई खास बुक पढ़नी हो, तो क्या आप उसको ढूंढ सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप उन तमाम बुक्स को एक अरेंजमेंट के साथ रखेंगे, उनके सेक्शंस बना के रखेंगे, तो फिर लेबलिंग करेंगे, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी बुक ढूंढनी है और वो मुझे कहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल यही मसला जो है बायोलॉजिस्ट के सामने था कि 20 लाख से ज्यादा जानदार हैं, और हर साल जानवरों की नई स्पीशीज जो है वो दरियाफ्त हो रही थी। तो हल क्या निकला? हल यही निकला कि जानवरों को क्लासिफाई कर दिया जाए। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन वो टूल है जो बायोलॉजिस्ट को जानवरों की को तरतीब देने में मदद देती है, ठीक है। एंड ये बिल्कुल एक सुपरमार्केट जैसे, हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स के अलग से उन्होंने सेक्शन बनाए होते हैं, एंड डेयरी के उन्होंने अलग से बनाए होते हैं, एंड इसी तरह फ्रूट्स के उन्होंने अलग से सेक्शन बनाए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्लासिफिकेशन एक ऐसा टूल है जो कि साइंटिस्ट को हेल्प करता है, बायोलॉजिस्ट को हेल्प करता है कि वो तमाम जानवरों को जो है वो उनको सेक्शंस बना के उनको डिवीजन कर दे, ताकि जानवरों को ढूंढना, उनके जो है सिमिलैरिटीज को, डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। एंड आज हम क्लासिफिकेशन के जितने भी मकासद हैं, एंड जितने भी इसके एम्स और असूल प्रिंसिपल्स हैं, और इसकी जो एडवांटेजेस हैं, उसको हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह समझेंगे। ठीक है, एक जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक हर चीज़ जो है इसके अंदर देखेंगे। एंड इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आ सकते हैं, एंड किस तरह से पास पेपर में इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ रहना है इस फुल वीडियो में, ताकि इसकी हर चीज़ जो है वो हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाकर इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 2 मिलियन जो उन्होंने काइंड्स हैं, या 2 मिलियन कहते हैं 20 लाख को, 20 लाख से ज्यादा जो मुख्तलिफ जानवरों की इकसाम है उन्होंने दरियाफ्त कर ली, ठीक है। यानी ये जानवरों की बहुत बड़ी तादाद है। ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लोर किया, और 2 लाख सॉरी 20 लाख जो ऑर्गेनिज्म है उनको उन्होंने फाइंड कर लिया, ढूंढ निकाला। लेकिन ये जो है ये अभी भी जानवरों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जमीन पर अभी भी कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, लाखों स्पीशीज हैं जो कि अनडिस्कवर्ड हैं, या जिनको अभी भी डिस्कवर नहीं किया गया, जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट है। इसके अलावा जो डीप ओशन है, समंदर के तह के अंदर जो निकलने वाली स्पीशीज होती हैं। एंड आप लोगों को पता है कि ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रह रही होती है। इसी तरह जो फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें एनिमल्स हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। एंड इसकी तरह जो हमारे केव्स होते हैं, यानी गाज होते हैं, अंडरग्राउंड जो हमारी केव्स बनी होती हैं, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। तो मतलब ये बहुत कम है। अभी अभी उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है, अभी उन्होंने तलाश किया है, अभी जो तलाश करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। आउट ऑफ दीज 0.5 मिलियन रेट आर द काइंड ऑफ प्लांट्स, एंड 1.5 मिलियन आर द काइंड ऑफ द एनिमल्स। कहता है कि जो अभी इन्होंने ये उन्होंने 20 लाख ऑर्गेनिज्म जो उन्होंने दरियाफ्त किए, उसमें से जो 5 मिलियन थे ना, यानी 0.5 मिलियन जो थे वो किसके थे? प्लांट्स के थे। एंड इसी तरह 1.5 मिलियन जो हैं ये जानवरों की स्पीशीज हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एनिमल्स की जो तादाद है वो पौधों के मुकाबले में ज़्यादा है। इसमें जो है वो प्रोटिस्ट है, फंजाई है, बैक्टीरिया और आर्किया भी शामिल होते हैं। तो इन तमाम को मिलाकर टोटल जो स्पीशीज है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है इट इज़ ओनली द स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड्स व्हिच लिव ऑन द अर्थ। कहता है कि अब ये जो नंबर है, ये ज़मीन पर मौजूद जो टोटल हमारी स्पीशीज हैं उसका सिर्फ एक बहुत छोटा सा परसेंटेज है। अब साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि ज़मीन पर जो टोटल स्पीशीज हैं उसकी तादाद 8 से 10 जो मिलियन है उसके दरमियान में हो सकती है। इसका मतलब है कि हमने अभी तक सिर्फ 20 से 25% जो हमारे स्पीशीज हैं उनको डिस्कवर किया है। बाकी 70 से 80% जो स्पीशीज हैं अभी वो अनडिस्कवर्ड हैं। सोचिए कि अगर इतनी ज़्यादा स्पीशीज जिनको अभी वो अनडिस्कवर्ड हैं उनको डिस्कवर कर दिया जाए, तो स्पीशीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं जो कि हमने देखी भी नहीं है।
फिर उसके बाद है एवरी ईयर बायोलॉजिस्ट डिस्कवर थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर साल जो बायोलॉजिस्ट हैं जहाँ हजारों नई स्पीशीज को डिस्कवर करते रहते हैं, जैसे कि अमेजोन स्पीशीज की जंगलों में मिलती हैं, इसी तरह जो गहरे समंदर की तहें होती हैं उसके अंदर से उन्हें न्यू स्पीशीज मिल रही होती हैं। एंड इसी तरह जो गार होते हैं ना, गारों के अंदर से कभी कभार उन्हें जो है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के करीब भी नई स्पीशीज जो है वो मिल जाती हैं। तो इससे पता ये चलता है कि जो डाइवर्सिटी है वो कितनी बड़ी है और हम कितना कम जानते हैं इसके बारे में। तो बायोलॉजिस्ट का काम कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया डिस्कवर जो है वो होता रहता है। फिर उसके बाद है टू बेटर स्टडी सच आ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई देम। अब इतने बड़े जानवर, इतनी बड़ी तादाद में जानवर जब मौजूद होंगे तो इतनी बड़ी कलेक्शन के ऑर्गेनिज्म को अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने इनकी क्लासिफिकेशन कर दी। क्लासिफिकेशन से स्टडी करना जो है वो आसान हो जाता है जब हम ऑर्गेनिजम्स को उनके ग्रुप्स में एंड इसी तरह उनके काइंड के अंदर हम उनको अरेंज कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ से मिलेगा एंड कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस ग्रुप के अंदर फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ पढ़ना है तो पहले आपको इसका किंगडम देखना होगा, फिर उसका फाइलम, फिर उसकी क्लास। यूं आप एक आसानी से इंफॉर्मेशन जो है वो उसके बारे में, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड द ग्रुप्स एंड द डिफरेंसेस फाउंड इन देम। कहता है कि अब जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो क्या है? क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस की बेसिस में ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एंड इसको ऐसे ही समझिए कि जैसे आप एक कमरे में कपड़ों की, जो आपकी कपड़ों की अलमारी है या जो आपकी वार्डरोब है उसके अंदर आप विंटर क्लोथ्स हैं, दूसरी तरफ समर क्लोथ्स हैं, और इसी तरह आप लोग तीसरे जो है वो सेक्शन में पार्टी वेयर कपड़े रख देते हैं। तो जब इस तरह से आप लोग कपड़ों की डिवीजन करके रखते हो, उनको अच्छी तरह से अरेंज करके रखते हो कि सर्दियों के कपड़े इस ब्लॉक में हैं, गर्मियों के इसमें हैं, पार्टी वेयर इसमें है, तो इससे आप लोगों को ज्यादा मैस क्रिएट नहीं होता और आप लोगों को ढूंढना आसान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी ये अरेंज इसलिए किया ताकि ऑर्गेनिज्म को अगर स्टडी करना हो तो हमें पता हो कि वो किस ग्रुप में एंड किस फाइलम में जो है वो फॉल करता है। और इन्होंने क्या किया कि ऐसे तमाम स्पीशीज जिनकी जो खसूसियात हैं मिलती जुलती हैं उनको उन्होंने एक ग्रुप के अंदर रख दिया, एंड जिनकी थोड़ी सी डिफरेंट है उन्होंने उसको दूसरे ग्रुप के अंदर जो है वो रख दिया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन उन्होंने कर दी। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर एम्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम एम्स को स्टडी कर लेते हैं कि एम्स जो है उसके अंदर क्या दिया गया है। एम्स एंड प्रिंसिपल्स, द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर। अब जो मेन एम है, जो बड़े मकसद हैं, यानी क्लासिफिकेशन करने के जो है वो कौन कौन से जो है मकसद हो सकता है, क्लासिफाई करने का मकसद क्यों पेश आया, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। कहता है कि जानवरों के दरमियान हम लोगों ने इसीलिए क्लासिफिकेशन कर दी, उनके जो सिमिलैरिटीज को देखते हुए एंड इनके डिफरेंसेस को देखते हुए, इसीलिए उनको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया ताकि उनको स्टडी करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन का पहला एम है, और ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलैरिटीज यानी कि जो उनकी खसूसियात मिलती जुलती हैं, एंड डिफरेंसेस यानी जो उनकी खसूसियात मिलती जुलती नहीं है, जो डिफरेंट है, उसको डिटरमाइन करके ऑर्गेनिज्म को जो है वो समझा जा सके, उसका अच्छी तरह से मुतालिया किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर हम जानते हैं ना कि जो हमारी वेल है और बैट है, उन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस मौजूद हैं, एंड इसीलिए मैमल्स की बुनियाद पर ये दोनों जो है वो सिमिलैरिटीज भी रखती हैं। तो इससे जो है वो हम क्लास नहीं बल्कि एक जो हम इनका क्लास देख सकते हैं, इसके बाद हम इनके जो फाइलम है वो स्टडी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें जो है वो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, टाइम भी बच जाता है, और हम ऑर्गेनिज्म को अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो हमें एक ही जगह से मिल जाता है। तो उसको स्टडी करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर हमें कोई हमारा कोई प्रोजेक्ट है, उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जो है वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो अगर उसको प्रॉपर हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज करके रखा है तो उसको ढूंढना और उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद है कि दूसरे वाला हमारे पास क्या है, दूसरे वाला है टू फाइंड द रेवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। कहता है कि दूसरा अब यहाँ पर एम क्या है कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको फाइंड किया जा सकता है। अब इससे पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉमन है एंड कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो कौन से ह्यूमंस हैं वो इवॉल्व हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के अब एंसेस्टर्स जो हैं जैसे कि चिंपैंजी हैं, उसकी जो डीएनए है
वो हमें ऐसा लगता है कि वो कॉमन इंसेस्टर से आया है और उसके बाद जो अगली चलने वाली नस्ल है वो उससे इवॉल्व हुई है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन लाइफ के बारे में पता चलाती है कि किस तरह से ज़मीन के ऊपर लाइफ किस तरह से इवॉल्व हुई, ठीक है। यानी जो हमारी पास्ट के अंदर थी स्पीशीज़, उनके अंदर कौन कौन सी जो खसूसियात हैं वो मौजूद थी, एंड अब जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात मौजूद की हैं, उनका डीएनए कैसा है, उनके जीन कैसे हैं। तो ये हमें जो है ये समझने में मदद देती है कि ज़मीन पर जो लाइफ है वो किस तरह से इवॉल्व हुई, किस तरह से वो बढ़ी आगे, एंड उसने जो है वो फर्दर उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई या कुछ चेंजेस वगैरह हैं वो आई। फिर उसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी और सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उन्होंने क्या किया, जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो हमारे जो है ऑर्गेनिज्म को एक जैसी जो उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी यानी जिस्मानी खसूसियात थी उसकी बुनियाद पर उन्होंने उसको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसकी अब ये है कि बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म को इनके जो सिमिलर जैसे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने अभी आपको बताया एक जैसे जो जिस्मानी खसूसियात हैं यानी जिनके जो फीचर्स हैं या जो फिजिकल फीचर्स हैं जो जिस्म की जो बनावट है वो मिलती जुलती है, उन्होंने उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे कि बर्ड्स हैं तो बर्ड के फीचर्स क्या हो सकते हैं कि उनके चूंच होती है, उनके विंग्स होते हैं, उनके बीक्स होते हैं, इसी तरह तो इनको जो है उन्होंने एक ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया। इसी तरह मैमल्स की कौन कौन सी खसूसियात हो सकती हैं, मैमल्स की खसूसियात हो सकती हैं कि उनके हेयर होते हैं एंड वो जो है उनके अंदर मिल्क ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, एंड इसी तरह उनके ईयर होते हैं एंड बोन्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये कुछ जो है वो सिमिलैरिटीज थी किसकी, मैमल्स की, ठीक है। तो उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी जो उनकी जिस्मानी खसूसियात मिलती जुलती हैं उनकी बुनियाद पर उन्होंने उसको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। अब ये जो है ग्रुप सबको दूसरे जो है अ, उसके बाद है हमारे पास इन रिसेंट टाइम्स दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द जेनेटिक्स कहता है कि जो हमारा रिसेंट टाइम है यानी अभी जो हालिया ज़माना है उसमें वो हमें जेनेटिक्स से भी मदद लेते हैं, यानी कि हालिया ज़माना यानी जो अभी ज़माना मौजूद है उसके अंदर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, बायोलॉजिस्ट जो है वो जेनेटिक्स से भी हेल्प लेते हैं। अब वो सिर्फ जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी नाक कान हाथ मुंह इससे सिर्फ मदद नहीं लेते बल्कि जो बॉडी के अंदर सेल के अंदर पाए जाने वाले डीएनए एंड जीन जो है उसको भी देखते हैं। इसकी वजह यह है कि कभी कभार दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखाई देते हैं फिजिकली यानी हमें ऊपर से एक जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन इनका जो डीएनए होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। एंड कभी कभार दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे होते हैं लेकिन इनका जो डीएनए होता है वो सेम होता है। इसीलिए जो अभी रिसेंट टाइम्स में जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो जीन को भी स्टडी कर रहे हैं ताकि उसकी बेस के ऊपर भी जो हमारी कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया जा सके। फिर है दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म। उन्होंने क्या किया कि वो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज हैं जो डिफरेंसेस हैं उसको फाइंड करते हैं, वो डीएनए को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड अगर दो ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो एक जैसा है तो वो जो है क्लोजली एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो इंसान है वो बंदर से बना है, चिंपैंजी से बना है, ठीक है। यानी वो फ्यूचर में सॉरी पास्ट में क्या था, चिंपैंजी था और उससे इवोल्यूशन होती होती जो है वो इंसान बन गया। अब अगर इनका डीएनए का जो किया जाए स्टडी तो इनका जो चिंपैंजी और जो ह्यूमन है इनके डीएनए के दरमियान 99% जो सिमिलैरिटी है वो मौजूद है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। जबकि जो हमारा जो ह्यूमन है जो चिंपैंजी है उसके अगर फिजिकल हम उसको देखें तो स्ट्रक्चर जो है वो मैच नहीं होता, लेकिन डीएनए को अगर देखा जाए तो 99% जो डीएनए है वो दोनों का मैच होता है। लेकिन जो ह्यूमन है बैक्टीरिया का डीएनए है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। डीएनए जो बैक्टीरिया का है वो कभी भी ह्यूमन के साथ मैच नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ें जो है इसको बायोलॉजिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली स्टडी करते हैं। देन दे यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू नो द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस। कहता है कि जब वो इनके जो सिमिलैरिटीज और जो इनके है डिफरेंसेस उनको स्टडी कर लेते हैं ना, फिर वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं ये जानने के लिए कि वो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मौजूद हैं, ठीक है। अब जेनेटिक्स की हेल्प से क्लासिफिकेशन पहले से ज़्यादा रिलायबल हो गई है, ठीक है, जब उनको पता चला कि इनके जीन्स एंड इनके डीएनए भी सिमिलर या डिफरेंट है। तो अगर दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए अगर सेम है तो प्रोबेबिलिटी यही है कि उनका जो स्ट्रक्चर है या जो उनके फंक्शन है वो भी सिमिलर हो। एंड इससे बायोलॉजिस्ट को ये प्रिडिक्ट करने में ज़्यादा मदद मिलती है कि एक नए ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एम और प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ और उसको देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो क्या बताया गया है।
तो अब यहाँ तक ऊपर तक हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन क्या है एंड ये क्यों नेसेसरी है, और अब हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन का जो है वो एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है। जरा गौर कीजिए कि अगर कोई क्लासिफिकेशन ना हो तो हर बायोलॉजिस्ट को, हर ऑर्गेनिज्म को अलग से रखना पड़ता, ठीक है, कोई सिस्टम ही मौजूद ना होता, ना ही कोई स्ट्रक्चर होता। तो इसीलिए बायोलॉजिस्ट एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे जब जानवरों को जो है वो अलग अलग ना रखा जाए, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम से पुकारता और जो कोई दूसरा है, दूसरे कंट्री में रहने वाला कोई साइंटिस्ट है, तो वो उसी ऑर्गेनिज्म को किसी और नाम से पुकार रहा होता। तो फिर जो है वो आपस में एक दूसरे के जो रिसर्च है उसको शेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर एक जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग से नाम रखा हुआ है। तो इसीलिए जो है क्लासिफिकेशन ने इन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करते हुए एक प्रॉपर जो है वो उन्हें हल दिया, ताकि तमाम जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको एक तरफ रखते हुए तमाम जानवरों की जो डिवीजन है उसको शेयर किया जा सके। तो अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्लासिफिकेशन अलाउज बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर, मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर रिलेशनशिप्स एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे क्लासिफिकेशन है वो हमारे बायोलॉजिस्ट को ये अलाउ करती है कि वो एक जैसे जानवरों को, जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एक साथ टुगेदर इकट्ठा रख दें। वो इस चीज को ईजी बनाता है, मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करना एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के, उनकी जो खसूसियात हैं उसको समझा जा सके, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको समझा जा सके, एंड वो किस तरह से इवॉल्व हुई है पास्ट से लेकर अभी प्रेजेंट तक, वो किस तरह से उनके अंदर एवोल्यूशन आई है उसको समझा जा सके। अब क्लासिफिकेशन का स्टूडेंट सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि बायोलॉजिस्ट को, यानी जो हमारे ये बायो को पढ़ने वाले हैं, जो जानवरों को पढ़ने वाले हैं, उनको सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप के अंदर रखने का फायदा मिल गया। तो इससे क्या है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है वो जब एक साथ होंगे तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। जैसे कि अब हमने जितने भी बर्ड्स हैं, अब बर्ड्स के अंदर जो है वो सारे बर्ड्स आ जाते हैं, यानी जो हम ये देखें कि जो उड़ सकता हो, जिसके विंग्स हो यानी पर हो, जिसकी चूंच हो एंड वो उड़ सकता हो, तो उसको हम जो है वो बर्ड के ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं। अब इस ग्रुप की सिर्फ हमने एक ही कैरेक्टरिस्टिक रख देनी है। अब अलग अलग जो हमारा है परिंदा, उसके अलग अलग से हमने कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखनी, बल्कि हमने इस एक ग्रुप की अलग से कैरेक्टरिस्टिक सेट कर दी है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके विंग्स होंगे, जिसके जो है वो बीक होगी, और इसके अलावा उनके अंदर जो है वो उड़ सकेंगे, एंड इसके अलावा जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पूरे ग्रुप को एक तरह से कैरेक्टराइज कर देंगे। तो इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, एंड इसके अलावा वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, उनका जो हिस्ट्री है, यानी कैसे उन्होंने जो पास्ट के हमारे थे बर्ड एंड जो हमारे अभी प्रेजेंट के बर्ड हैं वो किस तरह से रिलेट करते हैं, एंड किस तरह से उनके दरमियान जो है एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है वो हुआ है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। कहता है कि ये हमें जमीन पर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा वसी है, लाखों मुख्तलिफ स्पीशीज मौजूद हैं बर्ड्स की, एनिमल्स की। तो ये जो क्लासिफिकेशन की मदद से हम इस डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर रखते हैं ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन से ग्रुप में ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं एंड कौन से ग्रुप के अंदर कम स्पीशीज जो है वो मौजूद हैं। हम ये भी देख सकते हैं इस तरीके के जरिए कि जो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्यों पाए जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बगैर तो ये सब जो है वो एक हमें अजीब लगता है, या हम ये नहीं कर सकते। तो क्लासिफिकेशन ने इसी अजीब चीज को जो है वो अंडरस्टैंडेबल बना दिया कि हम जो है वो सिमिलर जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम एक ग्रुप के अंदर रखते हुए उनको इजीली तरीके से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडीइंग एंड कंपेयरिंग द डिफरेंट स्पीशीज। अब कहता है कि जो क्लासिफिकेशन का जो एक ये भी एडवांटेज है कि वो हमें एक फ्रेमवर्क फॉर्म करता है जिसके जरिए हम लोग स्टडी कर सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं टाइगर का जो कंपैरिजन है वो हम लायन के साथ कर सकते हैं, एंड इसी तरह जो हमारे परिंदे हैं उनका वो एक स्पीशी है ना, परिंदे किसी भी उठाकर, जैसे कि अब कौवा है, कौवे का कंपेयर हम कर सकते हैं जो हमारे ईगल है उसके साथ। तो इस तरह से जब हमें पता होगा ना कि इस ग्रुप की क्लासिफिकेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं एंड इसकी ये हैं, तो हम इनके दरमियान कंपैरिजन भी कर सकेंगे कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंट हैं एंड कौन सी सेम है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों स्पीशीज जो है वो कितनी क्लोजली रिलेट करती हैं, या इनके दरमियान जो है वो कितना ज्यादा डिफरेंस मौजूद है। तो ये फ्रेमवर्क के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं चल सकता था, इसलिए जो क्लासिफिकेशन है उसने इस चीज को जो है इजी बनाया कि हम जो है वो इनके दरमियान कंपेरिजन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब कहता है कि क्लासिफिकेशन हमें ये भी बताती है कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप है, यानी जो उनके आपस के ताल्लुकात हैं, उसको किस तरह से जो है वो बनाया गया है, ठीक है।
अब जो क्लासिफिकेशन है वो ये हमें ये बताती है कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान किस तरह से जो है वो इंटर रिलेशनशिप मौजूद है, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म के साथ कितना रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे डॉग्स हैं, इसी तरह वॉल्व्स हैं, जिसको एंड फॉक्सेस हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमें ये बताती है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये इनकी जो फैमिली है पीछे से वो एक ही है, और ये सब तीनों जो है वो आपस में रिलेट करते हैं। इसी तरह ये जो व्हेल फिश है एंड जो डॉल्फिन फिश है, ये भी दोनों आपस में रिलेट करती हैं। एंड इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो मैमल्स हैं एंड जो फिश हैं, ये भी ये आपस के अंदर रिलेट नहीं करती। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है, ये इंटर रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन से हमें पता चलती है कि किस तरह से जो हमारी डिफरेंट स्पीशीज हैं वो आपस के अंदर रिलेट कर रही होती हैं। फिर उसके बाद है इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कहता है कि जब बायोलॉजिस्ट को कोई न्यू स्पीशी मिलती है ना, न्यू स्पीशी जब बायोलॉजिस्ट को मिलती है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इसे क्लासीफाई कर देना, ठीक है। यानी जब उसको न्यू स्पीशी मिल गई, अब उसका अगला स्टेप क्या होता है कि वो उसको किस ग्रुप के अंदर ऐड करे या कोई नया से कोई ग्रुप क्रिएट कर दे। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो क्लासिफिकेशन इन्हें बताती है कि इस न्यू स्पीशी को किस ग्रुप में रखना है, एंड इसके बाद वो ये देखते हैं कि न्यू स्पीशी किस एग्जिस्टिंग स्पीशी से सिमिलर है भी या नहीं है। फिर इसी सिमिलैरिटी की बेसिस पर वो उसके जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई न्यू बर्ड स्पीशी हमें मिलती है तो बायोलॉजिस्ट जो है वो इसे एव्स क्लास में रखते हैं, ठीक है। एव्स क्लास में रख देते हैं और इसे देखेंगे कि वो किस एग्जिस्टिंग बर्ड से जो है वो क्लोजली रिलेट करता है, फिर उसके साथ जो है वो रिलेशन कायम किया जाएगा। तो ये हमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन करके देती है कि न्यू स्पीशीज जो है उसके दरमियान किस तरह से हम लोगों ने रिलेशनशिप को देखना है। Classification provides a common language for biologists around the world in enabling effective communication in the study of the organism. जब बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन की तो क्लासिफिकेशन करने के बाद उन्होंने तमाम ग्रुप्स को एंड तमाम पालन जितने भी उन्होंने ग्रुप्स बनाए उनको एक जैसा नाम दिया। अब पूरी वर्ल्ड में जानवरों के ग्रुप्स को उन्हीं नाम से पुकारा जाता है, तो ये एक कॉमन लैंग्वेज है, ये क्रिएट करती है। अब अगर स्टूडेंट ऐसा होता कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं उनको किसी और नाम से पुकारा जाता है, जाहिर है कि हमारे कंट्री की लैंग्वेज और है, इसी तरह जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी लैंग्वेज और है, एंड वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके ग्रुप्स को कोई और नाम दिया जाता। तो फिर ये होना था कि साइंटिस्ट आपस में कोई भी जो उनका नॉलेज है, कोई भी उनकी रिसर्च है, उसको आपस में शेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन क्लासिफिकेशन के सिस्टम के से क्या हुआ कि पूरी वर्ल्ड के अंदर एक जैसी लैंग्वेज को यूज किया गया, एक जैसी लैंग्वेज को यूज करते हुए जानवरों को नाम दिए गए, एंड इससे क्या हुआ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन पैदा हो गई। यानी कि तमाम जो साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया के, वो जितनी दुनिया के बायोलॉजिस्ट हैं वो जानवरों को एक ही नाम से पुकार सकते थे, ठीक है। हर एक चीज का, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नाम होता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो आई थिंक सो वो पढ़ा था हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हर चीज का जो है उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम रख दिया ताकि उसको जो है वो स्टडी किया जा सके। जैसे कि ये है अनियन का, ये है पोटैटो का, ये है, तो ये सारी चीजों के एक साइंटिफिक नाम रख दिए गए ताकि डिवीजन के जरिए जब हम उसको स्टडी करें तो उसको स्टडी करना जो है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाए। फिर उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास के इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए और वो आपस के अंदर एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। फिर है उसके बाद ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड फॉर द कन्वर्सेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कहता है कि ओवरऑल क्या है कि जो आखिर में क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दो बड़ी रीजंस हैं। पहले रीजन ये है कि क्लासिफिकेशन जो है वो हमें क्या करती है कि नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, ठीक है। हम नेचुरल वर्ल्ड जो कुदरती दुनिया है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। हम जान सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ रहता है, कैसे खाता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि क्लासिफिकेशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी के जो कंजर्वेशन है यानी जो उसका तहफ़्फ़ुज़ है एंड जो उसकी मैनेजमेंट है उसको समझने के लिए एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। जब हम ये जानते हैं ना कि कौन सी स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड है यानी जिसको थोड़ा खतरा है, जो कि तबाह होने वाली है, जो खत्म होने वाली है, तो फिर कौन सी जो ऐसी स्पीशीज है जो कि रेयर है, बहुत कम रह गई है, बहुत थोड़ी रह गई है, कौन सी जो है वो कॉमन है यानी जो आम है, जो कि ज्यादा मौजूद है, तो फिर हम इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो प्लान्स करते हैं, उनके लिए जो है वो हम और रेमेडीज बनाते हैं, उनको और ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बगैर जो है ये सब जो है वो नहीं हो सकता था, ये सब इम्पॉसिबल था। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़ी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखी, इसके हम लोगों ने यहाँ से एम्स देखे एंड इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर उसके जो है वो एडवांटेजेस स्टडी किए। एंड इसके अंदर से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन क्लासिफिकेशन
ठीक है। एंड राइट इट्स एम्स और पर्पसेस, ये पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा पूछा जा सकता है कि राइट एनी 2 और 3 एडवांटेजेस ऑफ द क्लासिफिकेशन, तो फिर ये आप लोग लिखेंगे। तो इसके अंदर से यही आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन बन सकती है, एम्स, प्रिंसिपल्स एंड एडवांटेजेस। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया। अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छे समझ आ गया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग जो है ये टैक्सोनॉमी रैंक्स को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।